हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। आज हम कवर करेंगे प्रैक्टिस सेट 20वां, जो आपके एसएसटी की पेपर के लिए, जो भी आप जीएस का पेपर जिसके लिए देते हो, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें जीएस पूछा जाता है उन सभी के लिए उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं यूपीटीईटी 2025-26 के लिए एसएसटी का 20वां प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में पूरा पाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए मेहरगांव और अमरावती, ऑप्शन बी भीमबेटका और बेलन घाटी, ऑप्शन सी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी लोथड़ और धौलावीरा। क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है ऑप्शन बी भीमबेटका और बेलन घाटी। भारत में पूरा पाषाण काल के स्थल जो है वो भीमबेटका और बेलन घाटी है, जिसमें जो बेलन घाटी वो उत्तर प्रदेश में और भीमबेटका मध्य प्रदेश में और बोरी महाराष्ट्र और सोन घाटी पाकिस्तान में शामिल है। इन स्थानों पर हस्त कुठार फलक बेदनी जैसे औजार और गुफा चित्र पाए गए हैं पाषाण काल के, और जो उस समय के मानव जीवन के बारे में जानकारी देते हैं। तो भारत में पूरा पाषाण काल के प्रमुख स्थल जो है वो पहला तो बेलन घाटी हो गया, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में पड़ता है, और यहाँ पे पूरा पाषाण काल के औजारों की जानकारी मिलती है। और दूसरा है भीमबेटका, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। यह स्थान भीमबेटका रॉक शेल्टर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ लाखों साल पुरानी गुफा चित्रकला के प्रमाण मिलते हैं। तो जो भीमबेटका की गुफाएं हैं मध्य प्रदेश में, वहाँ पे पाषाण काल की चित्रकलाएं पाई जाती हैं, और वो चित्रकला के लिए ही प्रसिद्ध है। और तीसरा है बोरी महाराष्ट्र में स्थित यह स्थान भारत के सबसे पुराने पूरा पाषाण काल के स्थलों में से एक माना जाता है। और चौथा है सोहन घाटी, यह वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है और निम्न पूरा पाषाण काल के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। तो क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है ऑप्शन बी भीमबेटका और बेलन घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मध्य पाषाण काल की मुख्य विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए लोहे का प्रयोग, ऑप्शन बी सूक्ष्म औजार, ऑप्शन सी अग्नि का प्रयोग, ऑप्शन डी नगरों की स्थापना। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन बी सूक्ष्म औजार। मध्य पाषाण काल की जो मुख्य विशेषता थी तो वो थी सूक्ष्म औजार। मध्य पाषाण काल में बहुत ही सूक्ष्म आकार के, जिनको माइक्रोलिथ बोला जाता था, सूक्ष्म आकार के औजार पाए गए हैं। या पूरा मध्य पाषाण काल के जो लोग थे वो सूक्ष्म औजारों को बनाना शुरू कर दिया था, छोटे औजारों को। तो मध्य पाषाण काल की मुख्य विशेषताएं पत्थर के बहुत छोटे और सूक्ष्म, जिनको माइक्रोलिथ्स कहते हैं, का उपयोग करने लगे थे या बनाने लगे थे। और इनका उपयोग शिकार, मछली पकड़ने और भोजन संग्रह जैसे कार्यों के लिए किया जाता था, इन छोटे औजारों का। और इस काल में लोगों ने जानवरों को पालतू बनाना और प्रारंभिक कृषि की शुरुआत की थी। साथ ही यह संस्कृति घुमंत जीवन से अर्ध स्थायी बस्तियों की ओर बढ़ी थी। इसमें इस काल में जो पाषाण काल के, मध्य पाषाण काल के जो लोग थे, उन्होंने धीरे धीरे खेती की शुरुआत करना प्रारंभ किया था। हालांकि खेती करना अच्छे से शुरू नहीं किया, लेकिन उसकी शुरुआत मध्य पाषाण काल पे कहीं कहीं पे होने लगी थी। और वो जानवरों को भी पालने लगे थे, जैसे खेती के काम के लिए से कुत्ते को और गाय को, घोड़े को, इस तरह के जानवर ये लोग पालते थे। और मिट्टी के बर्तन और चलचित्रों की भी रचना की थी। तो जो मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी जो विशेषता थी वो वहाँ के सूक्ष्म पाषाण औजार हैं, जिनको माइक्रोलिथ बोलते थे। तो इन जो सबसे ज़्यादा सूक्ष्म औजार जो पाए गए हैं वो मध्य पाषाण काल में ही पाए गए हैं। और ये जो औजार होते थे वो नुकीले बनाए जाते थे, जैसे कि फलक हो गया, पॉइंट हो गया, खुरचन हो गया, और उत्कीर्ण ये और लूनेट, ये इस तरह की जी ये औजारों के नाम होते थे। और इन औजारों का उपयोग जो शिकार के लिए था, अनेक दैनिक कार्यों के लिए किया जाता था, और जिसमें शिकार करना, मछली पकड़ना मुख्य व्यवसाय के लिए भी होता था। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन बी सूक्ष्म औजार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, नवपाषाण काल में लोगों ने क्या प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए शिकारी जीवन, ऑप्शन बी पशुपालन और खेती,
ऑप्शन सी लोहे का उपयोग, ऑप्शन डी धातु का व्यापार। क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ऑप्शन बी पशुपालन और खेती। नवपाषाण काल के लोगों ने खेती करना प्रारंभ कर दिया था और खेती के साक्ष्य भी नवपाषाण काल में मिलते हैं कि लोगों ने स्थायी जीवन जीना शुरू कर दिया था, क्योंकि जहाँ पे लोग खेती करते थे और वहीं पे वो अपना बस्ती बनाकर रहने लगते थे। तो नवपाषाण काल में ही लोगों ने खेती करना और पशुपालन शुरू कर दिया था और स्थायी बस्तियों की शुरुआत भी यहीं से देखने को मिलती है। इससे उनका जीवन शिकारी संग्रह से बदलकर स्थिर और व्यवस्थित हो गया था और यहीं से उन्होंने शिकारी जीवन छोड़कर और स्थायी बस्तियों में रहने लगे थे। और उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाना और पॉलिश किए हुए पत्थर के औजारों का उपयोग करना भी शुरू किया था, जो खेती के लिए उपयोगी होते थे। क्योंकि जो वो अन्न पैदा करते थे तो उनको रखने के लिए उनको चीज़ों की आवश्यकता होती थी, तो वो बर्तन बनाना भी सीख लिया था। और जो अनाज पैदा होता था उनको बर्तनों में इकट्ठा करते थे। तो नवपाषाण काल में ही कृषि की शुरुआत हुई थी और उन्होंने जंगली पौधों को इकट्ठा करने के बजाय गेहूं और जौ जैसी फसलों को उगाना शुरू किया था। और पशुपालन भी शुरू किया था, इसमें गाय सुअर भेड़ कुत्ते जैसे जानवरों को भी पालने लगे थे और स्थायी जीवन के भी साक्ष्य मिलते हैं यहीं से। तो क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। बायोस्फीयर रिजर्व का कौन सा क्षेत्र अनुसंधान और शैक्षणिक कार्य के लिए रहता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए कोर जोन, ऑप्शन बी बफर जोन, ऑप्शन डी ट्रांजिट जोन, ऑप्शन डी विकास जोन। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन बी बफर जोन। बायोस्फीयर रिजर्व का बफर जोन जो होता है वो अनुसंधान और शिक्षा और सीमित मानव गतिविधियों के लिए आरक्षित होता है। जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है उसमें जो कोर क्षेत्र होता है उसमें हर तरह की मानवीय गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है। कोर जेल में कोई भी मानवीय गतिविधियां नहीं होती है, निषिद्ध होती हैं, क्योंकि वो कोर जोन जो होता है वो पर्यावरण के संरक्षण और विकास के लिए उपयोगी होता है। इसलिए वहाँ पर जो पर्यावरणीय पौधे जो होते हैं और जीव जंतु जो होते हैं उनके संरक्षण और उनके विकास को बढ़ावा देने के लिए उनकी जातियों को संरक्षित रखने के लिए उसको सुरक्षित रखा जाता है। और यह कोर जोन के चारों ओर स्थित होता है। जो बफर जोन होता है वो कोर जोन के चारों ओर बाहरी चारों तरफ होता है और यहाँ पर अनुसंधान और शिक्षा की जो गतिविधियां होती हैं वो उनको छूट दी जाती है। तो बफर जोन में ही इस क्षेत्र में सीमित पर्यटन भी होता है। मछली पकड़ने या चराई जैसी गतिविधियों के साथ साथ अनुसंधान और शैक्षिक गतिविधियां भी शामिल है। और कोर जोन जो होता है वह बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे सुरक्षित और संरक्षित केंद्रीय भाग होता है, जहाँ किसी भी मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं होती है। और संक्रमण क्षेत्र यह बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे बाहरी हिस्सा होता है, जहाँ खेती बस्तियां मनोरंजक गतिविधियां सबसे अधिक मानवीय गतिविधियां जो संक्रमण क्षेत्र होता है वहीं पर होती हैं। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन बी बफर जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। भारत का सबसे पुराना भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी उत्तरी मैदान, ऑप्शन सी प्रायद्वीप भारत प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन डी तटीय मैदान। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रायद्वीपीय पठार। भारत का सबसे पुराना जो भौगोलिक भाग है वो प्रायद्वीपीय पठार ही है और यह भूभाग गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा था, जो प्राचीन क्रिस्टलीय आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से बना है। जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है वो गोंडवाना भूभाग का हिस्सा था और ये जो प्रायद्वीपीय जो पठार है वो क्रिस्टलीय और बेसाल्टीय चट्टानों का बना हुआ है। और भारत के अन्य भौगोलिक भौगोलिक क्षेत्रों जैसे हिमालय और उत्तरी मैदान इसके बाद में बने हैं। तो जो प्रायद्वीपीय पठार है उसकी संरचना सबसे पहले हुई थी, ये गोंडवाना लैंड का भाग है। और उसके बाद में जो भी और क्षेत्र है, मैदान हो गया, तटीय क्षेत्र हो गए और हिमालय हो गया, ये सब इनका निर्माण बाद में हुआ था। तो ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है और यह भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना भूभाग है और यह लाखों साल पुरानी क्रिस्टलीय आग्नेय और कायांतित चट्टानों से बना है, जो हिमालय और मैदान के निर्माण से पहले बना है। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सा क्षेत्र ब्लैक सॉइल क्षेत्र कहलाता है? ऑप्शन ए हिमालयी क्षेत्र, ऑप्शन बी उत्तरी मैदान, ऑप्शन सी दक्कन का पठार,
ऑप्शन डी तटीय मैदान। क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, दक्कन का पठार। दक्कन का जो पठार है वो ब्लैक सॉइल क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि काली मिट्टी वाला क्षेत्र मुख्य रूप से दक्कन ट्रैप है। इसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ हिस्से शामिल हैं। यह क्षेत्र ज्वालामुखी चट्टानों से बना है और इसे रेगुर मिट्टी या काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। जो दक्कन का पठार है वो काली मिट्टी से बना हुआ है, क्योंकि ये ज्वालामुखी चट्टानों के उद्गार से ही इस पठार का निर्माण हुआ है। और यहाँ की जो मिट्टी है वो काली है और इसी को रेगुर या काली या कपासी मिट्टी कहा जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है। और दक्कन ट्रैप प्रायद्वीपीय पठार में काली मिट्टी का विस्तार दक्कन ट्रैप के रूप में जाना जाता है, जिसका निर्माण ज्वालामुखी गतिविधियों से हुआ है। और इसका जो प्रमुख राज्य है वो महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्य हैं। और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी या काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि ये काली होने के कारण इसको काली मृदा बोलते हैं। और कपास की खेती की अधिकता होने के कारण इसको कपासी मिट्टी बोला जाता है, क्योंकि इसमें नमी की मात्रा अधिक होती है। और कपास की खेती के लिए नमी अधिक चाहिए होती है, तो यहाँ पे इसमें काली मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है, उसको कपासी मिट्टी भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, दक्कन का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। संसद की संयुक्त बैठक किसकी अध्यक्षता में होती है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राज्यसभा अध्यक्ष। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष। संसद की संयुक्त बैठक लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में होती है और उनकी अनुपस्थिति में यह जिम्मेदारी लोकसभा के उपाध्यक्ष या फिर यदि वे अनुपस्थित हैं तो राज्यसभा के उपसभापति निभाते हैं। तो जो लोकसभा की जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता जो होती है वो लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं और उनकी उपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष करते हैं। और अगर उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हैं तो राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं सभा उपसभापति वो करते हैं। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। राज्य विधानसभा किस प्रकार का सदन है? ऑप्शन ए निचला सदन, ऑप्शन बी उच्च सदन, ऑप्शन सी स्थायी सदन, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो ऑप्शन क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, निचला सदन। राज्य विधानसभा जो है वो एक प्रकार का निचला सदन है और ये एक विधानसभा एक विधायी निकाय है जो राज्य के कानून बनाने और सरकार चलाने का काम करती है। और इसे राज्य विधानमंडल का लोकप्रिय सदन या निचला सदन भी कहा जाता है, क्योंकि इसके सदस्य सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं और यह भारत में एक प्रकार की विधायी क्षेत्र है। यह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। जो राज्य विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं वो सीधे प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं और विधानसभा के सदस्य सीधे वयस्क मताधिकार के आधार पर मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं, जिससे जनता का सीधा प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जो राज्य विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं वो सीधे जनता के द्वारा चुन के लाए जाते हैं और जनता का सीधा प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी बात रखते हैं। यह विधायी अंग है। यह राज्य स्तर पर कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है और राज्य का सर्वोच्च विधि निर्माता अंग कहलाता है। तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 6 वर्ष। क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5 वर्ष। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है अगर इसको भंग न किया जाए तो। यदि लोकसभा समय से पहले भंग न की जाए तो लोकसभा का कार्यकाल अपनी पहली बैठक से लेकर अगले 5 वर्ष तक का होता है, उसके बाद वह स्वतः भंग हो जाती है। तो याद रखिए जो इसकी पहली बैठक होती है उस तिथि से लेकर और 5 वर्ष तक इसका कार्यकाल होता है अगर लोकसभा को समय से पहले भंग ना किया जाए तो। और वैसे इसका समय 5 वर्ष का होता है। अगर बीच में भंग कर दी जाती है तो इसका समय खत्म कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का 9 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक ही प्रकार के जीवों का समूह जो एक स्थान पर रहता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए समुदाय, ऑप्शन बी जनसंख्या, ऑप्शन सी प्रजाति, ऑप्शन डी
पारितंत्र। क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, जनसंख्या। एक ही प्रकार के जीवों का समूह जो एक ही स्थान पर रहता है जनसंख्या कहलाता है। और एक ही प्रजाति के जीवों का एक समूह जो एक निश्चित स्थान पर रहते हैं जनसंख्या कहा जाता है। ये जीव आपस में प्रजनन कर सकते हैं और अपनी प्रजातियों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक ही प्रजाति के जीवों का समूह जो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में एक साथ रहते हैं जनसंख्या कहलाता है। लेकिन अगर एक ही क्षेत्र में रहने वाली विभिन्न प्रजातियों की कई जनसंख्याओं के समूह को समुदाय कहते हैं। जब एक ही क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की प्रजातियां एक साथ मिलकर एक स्थान पर रहती हैं तो उस क्षेत्र को समुदाय कहा जाता है, क्योंकि उसमें कई सारे विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं और इन कई सारी जनसंख्याओं के समूह को ही समुदाय बोलते हैं। और जिस स्थान पर एक ही प्रजाति की जनसंख्या, एक ही प्रजाति की लोग रहते हैं या एक ही जाति की जीव पाए जाते हैं तो उसको जनसंख्या बोलते हैं। और यह एक जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें यह एक समुदाय और उसके निर्जीव, जैविक और अजैविक जैसे पर्यावरण के बीच का संबंध पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। तो जीवों का जो संबंध जैविक और अजैविक घटकों के जो संबंध होता है उसको पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। एक ही प्रकार के जीवों का समूह जो एक स्थान पर रहता है जनसंख्या कहलाता है। तो ये थे हमारे 10 प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, नए प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।